अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टैटिस्टिक नंबर 2 पे हैं। ये चूँकि जो चैनल है आपको बेसिक प्रोवाइड करता है उन तमाम टीचर्स को जो कि पढ़ा रहे होते हैं, और ये स्टूडेंट के लिए ख़ास करके ये चैप्टर जो है सिर्फ इस तरह आपके लिए सपोर्टिंग हो सकता है कि आप ये सीखना चाहते हैं कि ओवरऑल अगर सीखना चाहते हैं मतलब ये कि मैं क्या करूँ। लेकिन वो स्टूडेंट जो टीचर हैं या जिन्होंने ये कोर्स पढ़ा हुआ है और वो एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं पढ़ने के बाद, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और कंप्लीट जो चैप्टर होगा यहाँ पे हम इसे ख़त्म करेंगे, और इसके अंदर आप तमाम चीज़ें सीखेंगे जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस तरह के एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। पॉसिबली जितने भी टाइप के एमसीक्यूज़ हैं आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे इंशाल्लाह। और फिर ये कि आपको हर चीज़ के बारे में एक ऐसे इल्म होगा इंशाल्लाह कि आपको पता होगा कि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के टोटली जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल वेज हैं वो क्या है। तो याद रखिएगा, चूँकि आपको ऑर्गेनाइज डेटा के बारे में पहले पढ़ने से प्रीवियस चैप्टर ज़रूर पढ़ लें ताकि ये हो कि आपके तरतीब से सारी चीज़ें चलें। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रॉ डेटा क्या होता है। तो डेटा जो होता है सबसे पहले जो इकट्ठा होकर आता है वो का ही रॉ डेटा जाता है, लेकिन हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, मैं खाली बता दूं, और एट द एंड में समरी में ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस भी कर दूंगा, इनकी शेप्स आपको दिखाऊंगा। आपने सारा देखने के बाद एंड पे समरी लाजमी देखनी है। आफ्टर दैट आप इस काबिल हो जाएंगे कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा वाला जो चैप्टर है आपका प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ क्वालिटेटिव डेटा। याद रखिएगा कि डेटा दो टाइप का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दोनों में ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ क्वालिटेटिव डेटा हम ये पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कैटेगरी, इसको हम देखेंगे। परसेंटेज को हम लोग देखेंगे, बार चार्ट को, ग्राफ को हम देखेंगे, पाई चार्ट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होती है, एक क्वालिटेटिव डेटा के लिहाज से होती है और एक क्वांटिटेटिव डेटा के लिहाज से होती है। लेकिन आपने जो समझना है कि जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसके अंदर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी यानी कि परसेंटेज, बार चार्ट, पाई चार्ट जो होते हैं ये किस में आते हैं, ये क्वालिटेटिव के अंदर आते हैं। जबकि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं उसमें क्या होता है, क्लास लिमिट होती है, क्लासेस होती हैं, क्लास बाउंड्रीज होती हैं, क्लास मार्क्स हैं, क्लास विड्थ है, सिंगल वैल्यूड क्लासेस क्या होती हैं, हिस्टोग्राम देखेंगे हम लोग, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओ गिव आउट, स्ट्रीम एंड लीफ डिस्प्ले भी देखेंगे। अब स्टूडेंट आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये यार ये तो हमारे सिलेबस में ये वाला टॉपिक नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं, हमेशा चीज़ों को तरतीब से पढ़ा करो। आपके टीचर अगर आपको एक टॉपिक बीच में छुड़वा देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि आप अगर तरतीब से नहीं चलोगे आगे तो आप स्टैटिस्टिक्स को नहीं सीख सकोगे, आप मैथमेटिकल नहीं बन सकोगे, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स नहीं सीख सकोगे। तो मैं अभी जो है आपको इन तमाम चीज़ों के बता के एट द एंड जो है मैं इसका जो है होल आपको बताऊंगा, तब आपको ये समझ आएगा। लेकिन वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो डियर स्टूडेंट, हम देखने जा रहे हैं रॉ डेटा क्या होता है। तो रॉ डेटा जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड रॉ डेटा। यानी मैं आपको ये बता दूं कि आपने वेरिएबल को ऑब्जर्व किया तो डेटा निकाला, रॉ डेटा है। मजीद बताता हूँ, डेटा ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जर्विंग वैल्यू ऑफ qualitative variable referred to as a qualitative data. Data obtaining by the observing values of quantitative variable are called referred to a quantitative data, and quantitative data obtained from the discrete variable are also referred to a discrete data, and quantitative data obtained from a various quantitative variable is called continuous data। यहाँ पे ना बहुत सारी बातें बता गया है। नंबर 1 वो कहता है रॉ डेटा ये होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हो तो उसको जो भी लिख के लाते हो वो एक खास तरतीब में नहीं होता, बस आपने मालूमात इकट्ठी की है, उसको रॉ डेटा कहा जाता है। अब रॉ डेटा जो होता है वो, अब डेटे की चूँकि दो किस्में होती हैं, एक को हम कहते होते हैं क्वालिटेटिव डेटा और एक को कहते होते हैं हम क्वांटिटेटिव डेटा। लिखिएगा, याद रखिएगा, डेटा जो है अगर वो आपका सवाल है एक रॉ डेटा होता है और एक खाली डेटा होता है, याद रखें कि जो खाली डेटा होता है बेसिकली वो भी रॉ डेटा ही होता है। क्योंकि अगर डेटा जो है वो अच्छी, आपको वही डेटा इंफॉर्मेशन बन जाता है जब वो एक ख़ास तरतीब के बाद उसको डिस्प्ले किया जाता है तो वो एक इंफॉर्मेशन बन रही है। अब सवाल है, कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपने क्लियर करने हैं कि आपसे को पूछता है
कि डेटे की टाइप बताएं, तो आप कहते हैं दो तरह का डेटा होता है, एक को क्वालिटेटिव कहते हैं, एक को क्वांटिटेटिव। आप कहता है अच्छा ये बताओ क्वांटिटेटिव कितनी टाइप में, आप कहते हैं डिस्क्रीट डेटा होता है, कंटिन्यू डेटा होता है। अब आपसे पूछा जाता है यार डिस्क्रीट और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस है। तो जी स्टूडेंट आपने देखा डेटा जो है ना वो आपके पास बेसिकली क्वांटिटेटिव और क्वालिटी फॉर्म में ही मिलता है हमें। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्वालिटेटिव डेटा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होती है और एक क्वालिटेटिव डेटा के लिए होती है। अक्सर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं इसमें क्वालिटेटिव डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मसला करते हैं। अब मसला ये है कि इतने ज़्यादा अल्फाज आप कैसे जहन में रखें कि कभी हम एक की बात कर रहे होते हैं, कभी दूसरे की करें, कभी तीसरे की। बात ये होती है कि आपने पहला चैप्टर समझना है, पॉइंट बनाए, फिर उनकी डायग्राम बनाए। मसलन ये कि आपसे को कहता है कि डेटा कितनी टाइप है, आप कहते हैं क्वालिटी डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, तो वो पूछेगा अच्छा क्वालिटेटिव डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्वांटिटेटिव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी ये सारी चीज़ें पूछें। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का qualitative data is list all categories and the numbers of the elements that belong to each of the category। यहाँ पे सबसे खास ये होती है कि हमारे पास बेसिकली जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो नाम होते हैं चीज़ों के, वो जो नाम होते हैं उनको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं ऑल कैटेगरीज ऑफ द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ऑफ द कैटेगरी, जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब मैं मिसाल दूं आपको, तो यहाँ पे देखें तो ये एग्जांपल में एक आपको ये दिया गया है, तो यहाँ पे इसमें ऊपर देखें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं एग्जांपल 2.4 में। अब आपने देखा है कि यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है रैप जो है RAP रैप जो है यहाँ पे भी दिया गया हुआ है, उसके बाद आपको रैप यहाँ पे दिया गया है, फिर ये जो है ना ये कितने दिए गए हैं डेटे में 2 बार दिए गए हैं, यहाँ पे कितनी बार, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो यानी कि आपका जो अल्फ़ाबेट है R आपने पहले लिखा, दूसरे नंबर पे भी R लिख लिया, फिर B लिखा है, A लिखा, साथ में उनकी ये हमने फ्रीक्वेंसी भी लिख दी, यानी कितनी दफ़ा ये आए हुए हैं। तो बेसिकली जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो किसी चीज़ का नाम में से उसका ताल्लुक होता है, नाम के साथ उसका लिंक होता है। तो आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि ये कैसे लिखा जाता है। तो नीचे जाके देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ यहाँ पे लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी। अच्छा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी बाय द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है कैटेगरी जो है यहाँ पे क्या, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक के लिहाज से दूसरे की, ये कैसे ऑब्टेन की जाती है, बाय अ कैटेगरी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी बाय द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। यानी कि आपने ऊपर टेबल में जाके देखें तो आपके पास सपोज ये 3 सिर्फ इस लाइन की फ्रीक्वेंसी है, किसी एक की 3। अब आप क्या करेंगे, एक 3 है आपके पास और एक इन सब का सम है, इन सब का सम है फ्रीक्वेंसीज का आपको। तो मसलन मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपकी जेब में 100 रुपया पड़ा हुआ है, आपकी जेब में 100 रुपये पड़े हुए हैं और 10 लोग और भी हैं उनकी जेबों में भी पैसे पड़े हुए हैं। अब आपके लिहाज से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सब लोगों के साथ आपका कितनी, आप रिलेटिवली आपके पैसे ज़्यादा हैं या बाकियों की निस्बत आपका क्या रिलेशन बन रहा है। तो फिर हम ये करेंगे तमाम लोगों के जेबों में जितने पैसे हैं, जो 10 लोग हैं उनके पैसे और आपके पैसे ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद हम ये कहें कि यहाँ से आप देखें तो यहाँ हम दिखा देते हैं, मैं आपको ये दिखा दूँ, कैटेगरी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरी बाय दी सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरी। सम ऑफ ऑल मीन, मैं नीचे जाके इसको दिखा देता हूँ आपको, ये टेबल को गौर करें। आप देखें कि जो रैप है ये हमें 2/10 दिया गया था और सम जो है ना टोटल 25 है, 2 को 25 से डिवाइड किया तो आपकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 0.08 बनी है। और अगर इस परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 8% बनी है। तो आपने देखा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और ये मैं एट द एंड समराइज़ करूँगा जब, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आप कंटिन्यू करें इसे, जो पॉइंट्स आपके अभी डाउटफुल हैं वो आपके चैप्टर के एंड पे आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद है बार ग्राफ क्या होता है। तो आपसे कहा जाता है ग्राफ क्या है, उसकी शक्ल कैसी होती है। बार ग्राफ इज अ ग्राफ composed by a bars whose heights are the frequency of the different categories। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटेगरीज की हाइट से लिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइमरी साइट्स में कुछ डेटा दिया हुआ आपको जो कि क्वालिटी डेटा है,
और उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अब आपने इससे बार ग्राफ बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें तो आपको बार ग्राफ नज़र आ रहा है, ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो बार सी बड़ी होती है इनको बार ग्राफ कहा जाता है। उसके बाद पाई चार्ट कौन सा होता है, पाई चार्ट जो होता है आल्सो, अच्छा ये नाम याद रखिएगा, आल्सो यूज टू ग्राफिकल डिस्प्ले क्वालिटेटिव डेटा को, क्वांटिटेटिव डेटा को भी ये डिस्प्ले करता है। याद रखिएगा दोनों डेटा को डिस्प्ले करता है। उसके एग्जाम ये है, ये आप देख रहे हैं एक सर्कल बना के उसको पार्ट में दिखाया गया है। तो इसको कहते हैं, आपको पता हो कि ये जो नाम होता है इसको हम कहते हैं पाई चार्ट, इसका नाम पाई चार्ट, और ये दोनों के लिए यूज होता है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा जो मर्जी दिया हो दोनों पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होती है, उसके लिए देखें इधर आपको इधर भी नंबर दिए हुए हैं, उधर भी नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे नाम नहीं दिए हुए हैं, क्वालिटी दी हुई है। अब यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है, 80 से 94 के दरमियान 8 लोग हैं। तो ये जो डेटा है इसको हम कहते होते हैं, जो है कौन सा डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है। अब आपने ये भी सुना होता है ग्रुप डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा यानी कि डेटे को इकट्ठा करना और ना करने को कहते हैं। लेकिन डेटे की टाइप्स जो हैं वो ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा नहीं होते। डेटे की टाइप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद आज इसकी बाद हम पढ़ेंगे क्लास लिमिट किसको कहते हैं, क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं, क्लास मार्क्स क्या होते हैं और क्लास विड्थ क्या होती है। तो मैं ये पूरी बात आपको इसे बता देता हूँ। ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें क्लास लिमिट दी हुई है। अब याद रखिएगा इसकी लोअर लिमिट 80 है, अपर लिमिट 94 है। इसका मतलब है हर रो की अपर लिमिट होती है, अपना अपर लिमिट होती है। तो एक तो इसको कहते हैं क्लास लिमिट, तो हर एक की क्लास लिमिट डिफरेंट होती है। दूसरे नंबर पे जो अगली बात की गई है क्लास लिमिट पे बाद, क्लास बाउंड्रीज क्या होती हैं। क्लास लिमिट और फिर क्या हो गया क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाई जाती हैं, हमेशा जिस पॉइंट होते हैं उससे 0.5 पीछे जाते हैं और 0.5 आगे जाते हैं। तो वो जो इसी तरीके हर एक पॉइंट में 0.5 पीछे और 0.5 आगे जाने को कहते हैं। ये जो 0.5 आगे और पीछे जाने से जो डेटा बनती है उसको क्लास बाउंड्रीज कहा जाता है। और क्लास विड्थ क्या होती है, 94 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करें, अगली टर्म में से पिछली को सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर आता है वो कहलाता है क्लास विड्थ। और क्लास मार्क्स जो है ये तो एक डिफरेंट चीज़ है, ये आपको अलग से दी है। यानी कि 80 से 94 के दरमियान लोगों के टोटल जो है ना वो, ये जो क्लास बाउंड्री होती है ये आप खुद बनाते हैं, क्लास विड्थ खुद डिराइव की जाती है। लेकिन जो क्लास मार्क्स और क्लास लिमिट्स जो होती हैं ये आपको दी हुई होती हैं खुद ही। अब यहाँ पे एक खास चीज़ आपको कही गई है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे तो एक टेबल दिया हुआ है इस तरह का टेबल है। मैं इसको अच्छा, अब ये इनको हम टैली मार्क्स कहते होते हैं। ये टेबल 2.8 में देख रहे हैं, ये टेढ़े निशान है, इनको टैली मार्क्स कहा जाता है। उसके बाद है सिंगल वैल्यूड क्लासेस क्या होती हैं। एक तो वो तो डबल वैल्यूज थी जिनके अंदर देखें यहाँ सिंगल वैल्यूज हैं। जैसे आपको देख रहे हैं खाली 4.72 जो है उसकी 2 फ्रीक्वेंसी है ऊपर, यानी ये 2 बार दिया हुआ है, दूसरा 3 दफ़ा ये, तो इसको सिंगल वैल्यूज जो है ना टेबल कहा जाता है। अब उसके बाद आ गया हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम जो होता है ये यहाँ पे आप देख लो, a histogram is a graph that display the classes on the horizontal axis and the frequency of the class on the vertical axis. The frequency of each class is represented by the vertical bar whose height is equal to the frequency of the class. The histogram is similar to the bar graph. However, a histogram utilizes classes or interval and frequency while the bar graph utilizes categories and frequency. यहाँ पे आपको सवाल पता हो कि what is difference between the histogram और एक और आपने ऐसे ही देखा बार चार्ट क्या होता है। हिस्टोग्राम और बार चार्ट में यहाँ पे वो डिफरेंस बताता है कि ये दोनों एक तरह के दिखाई देते हैं। हिस्टोग्राम और जो बार चार्ट होता है एक तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन एक जो हिस्टोग्राम होता है यूटिलाइज करता है क्लासेस और इंटरवल। ये क्या होते हैं, इसमें इंटरवल होते हैं एंड फ्रीक्वेंसी होती है। वाइल द बार ग्राफ यूटिलाइज कैटेगरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसी की कैटेगरीज को बताता है। यानी कि ओवरऑल जो है इसमें याद रखिएगा एक साइड पे जैसे प्राइस है, दूसरी साइड पे फ्रीक्वेंसी है और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी है। ओवर के देखें, द सिस्टमेटिक हिस्टोग्राम इज वन ऑफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस सच दैट द ईच आर द माइनर इमेज एंड द अदर। यानी कि 2 हिस्सों में डिफाइन किया जाता है, एक ये है और दूसरा ये। मैं इसके ऊपर मजीद जो है ना एट द एंड जो है समराइज करूंगा तो आपको ये समझ आएगा। क्युमुलेटिव जो है
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी दी होती है पहले से, उससे आप खुद क्युमुलेटिव बनाते हैं। क्युमुलेटिव बनाने का तरीकाकार ये होता है, जैसे 5 है, 5 के बाद 10 है, तो आप अगले टेबल में 5 + 10 15, उससे नीचे जाके 20, यानी एक एक को ऐड करते जाते हैं। ये कहीं नीचे टेबल आएगा तो मैं आपको ये बात समझाऊंगा। हाँ, ये दिया हुआ है। आप इस टेबल में देखें तो ये चूँकि उसने मिस किया हुआ है, ये पहले नंबर पे 0 है, फिर 5 है, फिर आगे 5 10 15 हो गया, 15 में अगले 5 जमा कर लिए। ये ऊपर टेबल से उसने देख के लिखा हुआ है। तो अच्छा, क्युमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम जब भी लें तो उसका मतलब वो टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई, यानी कि टोटल मीन के उस लाइन की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई जो टोटल सम करके आती है उसको। ये ओ गिव क्या होता है? ओ गिव जो होता है ये ग्राफ होता है इन विच पॉइंट्स इज प्लॉटेड अबव ईच क्लास बाउंड्रीज एट द हाइट इक्वल टू द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंटिंग दैट बाउंड्री। यानी मैं एक ग्राफ से आपको ये बताता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ हम पॉइंट्स लेके ग्राफ ड्रा करते हैं और इसको हम कहते हैं, एक होता है पिछला जो ग्राफ देख रहे थे वो फ्रीक्वेंसी के साथ था, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ है, और इसमें से आपके जो पॉइंट्स आते हैं उनका मिलाते हैं, जो ग्राफ बनता है इसको ओ गिव कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एट द एंड जो है मैं इनमें डिफ्रेंशिएट करूँगा सारे पॉइंट्स के। उसके बाद स्टीम एंड लीफ डिस्प्लेस। स्टीम एंड लीफ डिस्प्ले क्या होता है? इन अ स्ट्रीम एंड लीफ डिस्प्ले ईच वैल्यू इज डिवाइडेड इनटू स्टीम एंड लीफ, यानी कि हर वैल्यू को हम स्टीम और लीफ में डिवाइड करते हैं। अब आपका सवाल है कैसे? द लीव ऑफ द ईच स्ट्रीम आर शोन सेपरेटली। जो लीव होते हैं उनको सेपरेटली शो किया जाता है। द स्ट्रीम एंड लीव डायग्राम रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में। यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ। एग्जाम्पल 2.13 देखें, डेटा दिया हुआ है 50 65। अब देखें ये सारा डेटा दिया हुआ है। अब इसमें मसला यह है कि दिया हुआ है 50 है, 65 70 35 40, ये सारा डेटा दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, द फॉलोइंग आर द कैलिफोर्निया की जो परसेंटाइल स्कोर दिए हुए हैं फॉर 30-17 ग्रेड स्टूडेंट, जो है 37 स्टूडेंट्स के 17 ग्रेड स्टूडेंट दिए हुए हैं। अब इस टीम एंड लीव डायग्राम फॉर द CAT स्कोर इन शोन इन फिगर 2.8 ये जो कि ऊपर हमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे स्टीम जो है वो 2 दी हुई है और 9 जो है यहाँ पे लीव है। 3 जो है वो इसकी स्टीम है और लीव जो है वो 3 5 5 5 और 6 है। ये आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसको जो है ना हम क्योंकि इन्होंने इसको उस तरह सॉल्व नहीं किया हुआ है, ये डेटा हमें दिया हुआ है इसी कैटेगरी में। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास आ जाता है, आप गौर करें तो 50 कितनी दफ़ा आया हुआ है। अब देखिए 51 टाइम है और पूरे डेटा में आप ढूंढें और आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे 52 टाइम है और फिर उसके बाद जो है 52 में, तो आपने 50 को यहाँ पे स्टीम में 2 टाइम लिख दिया। अब उसके बाद 3 जो है वो 65 ढूंढे, 65 1, और फिर उसके बाद 65 पूरे में ढूंढे 2, और 65 जो है वो किसी और रो में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, 65 1 2 और 2 और यहाँ पे तो 3 मेरे पास मेंशन है। 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 तो 2 3 4 5 6 7। इसको हम मज़ीद नीचे जाके इसे रॉ डेटा क्या होता है ये चूँकि हम पढ़ चुके हैं और हम आएंगे अभी इसकी समरी के ऊपर और मैं तमाम चीज़ें जो है ना आपको शार्ट लाता हूँ। ओके, तो इसमें देखें ऑर्गेनाइज डेटा के अंदर हमारे पास आ गया रॉ डेटा। रॉ डेटा वो डेटा होता है जो कि ख़राब सा डेटा है, ख़राब मीन के जो डेटा आपने कलेक्ट किया जहाँ से भी, वो रॉ डेटा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि जैसे कि आपके स्कूल में 20 लड़के हैं, अब 20 में से 15 नंबर 10 से 20 के दरमियान नंबर कितने स्टूडेंट ने लिए हुए हैं, 20 से 30, तो इस तरह करके फ्रीक्वेंसी के दरमियान में से कितने कितने लोग आ रहे हैं जो आपको लो लिमिट अपर लिमिट दी होती है, तो उनकी जो तादाद फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी 2 तरह की होती है, एक को हम कहते होते हैं क्वालिटिव डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी होती है और एक दूसरी जो है क्वांटिटिव के लिए भी फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है।
उसके जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी कि आपने अगर किसी की, जैसे आपने अपने जेब में मौजूद पैसों की फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी दूसरे बंदे के साथ, तो आप अपने और उस बंदे के पैसे जमा करेंगे, जितने टोटल पैसे होंगे अपने पैसे ऊपर रखते हैं उन दोनों के पैसे नीचे, सब नीचे रखते हैं, जो डिवाइड करके आंसर आता है उसको कहा जाता है कौन सी फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे चैप्टर में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी, परसेंटाइल, या ये दोनों तरह से होती है। उसके बाद है बार ग्राफ और पाई चार्ट, और यहाँ पे हमारे पास बार ग्राफ में बार पड़े हुए होते हैं, जबकि जो हमारे पास है पाई चार्ट में एक गोल सर्कल बनाते हैं और उसको पाई कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, क्वालिटेटिव डेटा के लिए, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होती है। क्लास लिमिट क्या होती है, मैंने आपको ये बताया कि जो क्लास लिमिट दो होती है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, उसको कहा जाता है। क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं हम खुद बनाते हैं, यानी जो क्लास लिमिट दी होती है उससे 0.5 पीछे जाते हैं और 0.5 आगे जाते हैं। मार्क्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो निशान डाले जाते हैं जिनको हम टेली मार्क्स कहते हैं। क्लास विड्थ क्या होती है, उसकी जो चौड़ाई है वो होती है। और क्लास मार्क्स जो होते हैं ये हमें दिए होते हैं, क्लास विड्थ भी दी होती है, क्लास मार्क्स है। सिंगल वैल्यूड क्लासेस कौन सी होती हैं, जैसे एक ही स्कोर के ज़्यादा लोग आने चाहिए, जैसे 50 नंबरों वाले 10 स्टूडेंट, 60 नंबरों वाले 10 स्टूडेंट, इस तरह से उसको कहा जाता है। उसके बाद सिंगल वैल्यूड क्लासेस आ गई। और हिस्टोग्राम में है हमारे पास, हिस्टोग्राम की स्टाइल शेप होती है जिसके अंदर हम बेसिकली वो बार चार्ट जैसी होती है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ओगिव जो है ये शेप है, सॉरी हिस्टोग्राम जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ओगिव और वो मैच करेंगी। और स्टीम एंड लीफ जो है, नहीं, ओगिव जो है वो आपको अगेंस्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट बनाई जाती है, इसकी ये पहचान होती है। और स्टीम एंड लीफ डिस्प्लेस में आप ये करते हैं, एक साइड पे स्टीम लिखते हैं, दूसरी साइड पे लीफ लिखते हैं। डिस्प्ले स्टीम की तादाद हमेशा सिंगल होती है, लीफ जो होती है उनकी तादाद ज़्यादा हो सकती है। इसके ऊपर जो है आप मज़ीद भी एक वीडियो देख लें स्टीम और लीफ डिस्प्ले पे, जिसके ऊपर मैं चूँकि डीपली इसके ऊपर नहीं कर रहा, डिस्कस नहीं कर रहा इस कोड स्टीम और लीफ को। बाकी भी अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट ज़रूर करें। आपको अगर स्टीम और लीफ की भी समझ नहीं आ रही, आप कमेंट कर सकते हैं कि आप ये वीडियो भी बना दें। थैंक यू वेरी मच।